हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी सेबी एलओडीआर सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 की। ठीक है दोस्तों, जो कि 6 मई 2021 से एप्लीकेबल हो चुकी है। और दोस्तों, ये पीपीटी मेरे को बना के दी है मेरी एक फ्रेंड ने, जिसका नाम है तनिष्क डरोना। ठीक है दोस्तों, उसको बहुत बहुत थैंक यू, उसने मेरे साथ में ये पीपीटी शेयर की। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में अमेंडमेंट्स क्या आई है। इसमें एक्चुअल में अमेंडमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन जो उसके अंदर मेन है, रिलेवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जिनका कुछ मीनिंग बनता है, वो सब मैं आपके साथ में यहाँ पे आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आपको सीरियसली बहुत सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये सब अमेंडमेंट क्लियर हो जाए कि पहले क्या था, अब क्या था, वो कंप्लीटली कंपेरिजन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली अमेंडमेंट है आपकी, जो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। ठीक है, इसमें क्या था कि जहां पे भी एलओडीआर के अंदर सेबी आईसीडीआर का जो रेफरेंस दिया गया था, वो अभी तक भी सेबी आईसीडीआर 2009 दिया हुआ था। ठीक है, जबकि 2018 में नई आईसीडीआर रेगुलेशंस आ चुकी है। तो अब इस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया है कि वहां से 2009 सेबी आईसीडीआर 2009 को हटा के वहां पे उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, इसलिए कोई रिलेवेंट नहीं, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस इतना है कि यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। ठीक है, चलो, पहली अमेंडमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। और दूसरी, इन्होंने यहाँ पे क्या की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले वर्किंग डेज डिफाइन नहीं थे कि आपके, उन्होंने बहुत जगह लिखा हुआ था कि वर्किंग डेज, लेकिन वो डिफाइन नहीं था कि एक्चुअल में वर्किंग डेज किस चीज़ के। क्योंकि मान के चलो किसी कंपनी में क्या होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, किसी में नहीं होती। किसी के यहाँ पे क्या होता है कि होली की छुट्टी होती है, कहीं पे नहीं होती। कहीं पे दिवाली की छुट्टी होती है, कहीं पे नहीं होती। मतलब इस तरीके से कन्फ्यूजन था कि वर्किंग डेज आप किसको मानोगे। ठीक है, तो अब उन्होंने बता दिया है कि मेनली जो स्टॉक एक्सचेंज के डेज है, उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा वर्किंग डेज। ठीक है, मेनली जैसे कि सैटरडे संडे बंद रहती है स्टॉक मार्केट, तो मंडे टू फ्राइडे तो आपको वर्किंग आवर हो गए, प्लस प्लस जो उनके कैलेंडर में जो छुट्टी मार्क है, जो बताया जाता है कि उनके यहाँ उनके अकॉर्डिंग जिस दिन की छुट्टी होगी, वो आपकी छुट्टी मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, डन। चलो डन। एक नया अमेंडमेंट आई है रेगुलेशन 3(2) में। क्या आई है इसमें? इसमें ये कहा गया था कि कुछ आपकी रेगुलेशन है जो एप्लीकेबल होते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर, कि जैसे कि कोई, जैसे कि होता है ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 500 कंपनीज के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, टॉप 1000 के ऊपर ये होगी। पहले कंफ्यूजन ये था कि अगर मान के चलो कोई कंपनी 500 की कैटेगरी में आ रही है अभी, ठीक है, कोई एग्जांपल मान लो कि वो 500 के लिए उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल हो गई, वो लेकिन उसकी बाद में जाके रैंकिंग डाउन होगी, वो 502 पे पहुंच गई, 503 पे, तब भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का कन्फ्यूजन था। अभी लेकिन इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अगर एक बार कोई एप्लीकेबल हो गई, किसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी, वो परमानेंट एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना दोस्तों, चलो, ये भी आपकी रेगुलेशन कंप्लीट हो गई। अब कुछ टाइमलाइन के रिगार्डिंग रेगुलेशंस आई है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। जो आपकी रेगुलेशन 7(3) के अंदर क्या था कि लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज signed by compliance officer and authorized representative of STA शेयर ट्रांसफर एजेंट वेर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, पहले क्या था, ये जो आपका सर्टिफिकेट है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, जो कि कंप्लायंस ऑफिसर आपका साइन किया करता था, ये हाफ ईयरली जाया करता था, विद इन 1 मंथ, हाफ ईयरली में विद इन 1 मंथ। ठीक है, अब इसको क्या किया इन्होंने, विद इन 1 मंथ की जगह तो हो गया 30 डेज, और ये एनुअली जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? अब ये जाएगा एनुअली। ठीक है, जैसे 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल खत्म हुआ, तो ये 30 अप्रैल तक आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, पहले साल में 2 बार जाता था, अब जाएगा 1 बार। ओके, चलो, अब नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशन 27 में। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट ए क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू आरएससी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इसका मतलब। ठीक है, पहले विद इन 15 डेज होता था, आपको भेजना पड़ता था क्वार्टर के, जो आपको क्लोजर ऑफ क्वार्टर था उसके विद इन 15 डेज होता, अब विद इन 21 डेज इसकी मैं बढ़ा दिया टाइम लिमिट। ठीक है, थोड़ी सी। चलो, अब आता है नंबर रेगुलेशन 32 का, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस है ये पहले इसके लिए कुछ भी इस तरह का मेंशन नहीं था, लेकिन अब जाइए विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर आप इसको सबमिट करनी पड़ेगी।
ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी रेगुलेशन है 49। Listed entity shall ensure share transfer agent and in-house share transfer facility produce a certificate from the PCA certifying all certificates have been issued within 30 days of transfer subdivision consolidated renewal exchange। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आपका शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सब डिवीजन हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, रिन्यूअल हुआ है या एक्सचेंज के लिए आया, तो आपने विद इन 30 डेज उसको किया या नहीं किया, इस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। ठीक है, यानी पीसीएस से लेना होगा इस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको। पहले ये हाफ ईयरली जाया करती थी, ठीक है, रिटर्न, अब जाएगी एनुअली इस चीज़ की। ठीक है, यही है इसमें रेगुलेशन में, इसके ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये टाइमलाइन ही चेंज हुई है, जो टाइमलाइन से रिलेटेड मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी यही है ये। चलो, अब कुछ जगह पे ना जनरल न्यूट्रल रेगुलेशन में चेंज आया है। पहले क्या था कि कुछ जगह पे हिज लिखा हुआ था, ठीक है, या फिर ही लिखा हुआ था, तो अब इन्होंने क्या किया है उसमें स्लैश डाल के ही एंड शी कर दिया। ठीक है, हिज हर कर दिया। जैसे रेगुलेशन 18 में ऑडिट कमेटी में यहाँ पे ही शी हो गया है, बाकी सब एज इट इज है। रेगुलेशन 6 में हिज हर हो गया है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, अब आया है आपका आरएमसी में, आपकी अमेंडमेंट आई है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। ठीक है, पहले क्या था, इसकी एप्लीकेबिलिटी थी आपकी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आपको पता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 500 टॉप लिस्टेड एंटिटीज उनके ऊपर ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एप्लीकेबल होती थी। ठीक है, अब ये टॉप 1000 पे होगी एप्लीकेबल, यानी कि जो भी टॉप 1000 कंपनीज होगी उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी कंपलसरी हो चुकी है। पहले कॉम्पोजिशन क्या था, इसके अंदर जो मेंबर्स होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते थे और इसमें 2/3 इंडिपेंडेंट होते थे अगर उसमें आपके जो शेयर्स है सुपीरियर राइट है आपके पास उसका वोटिंग का। ठीक है, पहले ये था कॉम्पोजिशन। अब क्या है, मिनिमम 3 मेंबर होंगे जिसमें मेजोरिटी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी। ठीक है, यानी पहले तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बन सकते थे, लेकिन अब जब मेजोरिटी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी, ठीक है, उसमें से कम एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे अगर आपके पास सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है तो। अगर आपने सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं तो आपको 2/3 इंडिपेंडेंट रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो डन डन। इनको पहले मीटिंग 1 करनी होती थी साल में, ठीक है, अब इनको 2 करनी पड़ेगी और मैक्सिमम गैप आपका 180 डेज का होगा। ठीक है, पहले कोरम भी डिफाइन नहीं थी, अब डिफाइन है कि 2 और 1/3 विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 बोर्ड मेंबर, जो कि कोरम में कम से कम एक बोर्ड का मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है, पहले पहले पावर भी डिफाइन नहीं थी इनकी, ये किससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अब इन्होंने बता दिया कि एम्प्लॉय से बात कर सकते हो, आउटसाइड लीगल प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। ठीक है, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स हो गए। ठीक है, चलो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले थोड़ी मतलब क्लियर नहीं थी, अब इन्होंने इसको क्लियरली बता दिया है। ठीक है, ये जो कि पार्ट डी और शेड्यूल 2 में डिफाइन की हुई है वो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, मैं कंप्लीटली अभी आपको सिर्फ अमेंडमेंट बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ ओवरव्यू दे सकता हूँ अभी। डन डन। आपकी रेगुलेशन 33 फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड द स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन फॉर ऑडिट विद मॉडिफाइड ओपिनियन एंड accompanying एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड शैल बी रिव्यूड बाय बॉडी। ओमिट हो चुकी है आपकी रेगुलेशन। ठीक है, ठीक है, डन। रेगुलेशन 26 भी आपकी ओमिटेड हो चुकी है कुछ चीज़ों के लिए, बाकी कुछ है अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। Regulation 26 omitted from the regulation disclosure of shareholding of non-executive director in notice of AGM of listed entity in which director is proposed to be appointed। ये ओमिट सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ये सेम चीज इन्होंने 36 रेगुलेशन में भी कही है। ठीक है, ये डुप्लीकेसी होती थी इसलिए यहाँ पे ये चीज यहाँ से ओमिट कर दी गई है। ठीक है, डन। अब बात कर लेते हैं 25 की। ओब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर विदाउट प्रेजेंस ऑफ नॉन आईडी मेंबर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डन। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कर दिया, पहले विद इन ईयर था, अब इन्होंने इसको फाइनेंशियल ईयर कर दिया है, यही इसके अंदर अमेंडमेंट है। चलो
रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस सिक्योरिटीज वेयर सच प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड द बोर्ड एक्टर स्टैंड एज ए पार्ट ऑफ एजेंडा आइटम। पहले एजेंडा आइटम का पार्ट कर सकते थे, अब इसको करने की नीड नहीं है। ठीक है, डन। अब जो आपकी अमेंडमेंट आई है एनुअल रिपोर्ट के रिगार्डिंग आई है, जो कि आपकी रेगुलेशन 34 में है। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल सबमिट BRR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी report describing initiative taken by from ESG economical social governance perspective। ठीक है, environmental social, यार इसका ESG का यहाँ पे मीनिंग क्या है? वेट ए सेक। जी दोस्तों, यहाँ पे इसका मीनिंग ESG का इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस भी आप मान सकते हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस भी इसका मान सकते हो। ठीक है, ESG का यहाँ पे जो मीनिंग है। BRR डिसकंटिन्यूड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फ्रॉम 2022-23 टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, चलो ठीक है। इवन इन 2021-22 बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड वॉलेंटरीली। अब वॉलेंटरीली भी इसको सबमिट कर सकते हो इसके 2021-22 के बाद में। ठीक है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया यार ये मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेनली आपको अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये आपकी मैं 33 बता चुका, ये दोबारा यहाँ पे आ गई गलती से। रेगुलेशन 43A डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नाउ एप्लीकेबल ऑन 1000 लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड वेब लिंक शैल बी डिस्क्लोज इन द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अब ये 1000 लिस्टेड एंटिटी जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन को, उनके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एप्लीकेबल होगी और उसको आपको अपनी वेबसाइट पे भी उसका लिंक देना होगा और एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी देना होगा। ठीक है, वेबसाइट पे भी आप शो करोगे और आपके एनुअल रिपोर्ट में भी उसका लिंक होगा। चलो डन। Regulation 45 change in name of listed entity. Now the listed entity is no longer required to seek approval from the stock exchange by submitting a certificate from CA stating compliance with conditions. However, listed entity shall include a certificate from practicing CA and explanatory statement or notice seeking shareholder approval for change in name। ठीक है, पहले ये था कि आपको नेम चेंज के लिए प्रैक्टिसिंग सीए से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और वो आपको स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना पड़ता था। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको अभी भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस सीकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर चेंज इन नेम, जो कि इस चीज़ के रिगार्डिंग आपका होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको अब नॉर्मल अप्रूवल की नीड नहीं है सीए से लेने की। बाकी जो आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है शेयर होल्डर से जिस बारे में आपको नोटिस आपने दिया है उसके रिगार्डिंग आपको फिर भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग सीए से। ठीक है, डन। अब ये कुछ वेबसाइट डिस्क्लोजर बताया इन्होंने कि आपको कुछ चीज़ें वेबसाइट पे 46 में आपको पता है रेगुलेशन 46 आपकी वेबसाइट डिस्क्लोजर की कि आपको क्या क्या चीज़ें वेबसाइट पे डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ analysts or institutional investors meet and presentation made by listed entity to analysts and institutional investors। ठीक है, अब आपको शेड्यूल जो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मिल रहे हैं उसकी मीट और उसके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसमें नई चीज़ क्या ऐड हुई है, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ पोस्ट अर्निंग क्वार्टरली कॉल्स कंडक्टेड थ्रू फिजिकल और डिजिटल मीन्स। ठीक है, when audio or video recording before next trading day or within 24 hours from conclusion of calls whichever is earlier। ठीक है, ये आपको within 24 hours आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट आपको कब डालनी पड़ेगी, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ कॉल्स। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन, आपको उसको कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा इन चीजों को। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को आपको मिनिमम 5 साल। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट को एज स्टेटेड इन पॉलिसी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट वॉलेंटरी फ्रॉम अप्रैल 1 2021, मैंडेटरी फ्रॉम अप्रैल 1 2022। ठीक है, ठीक है, इसमें ना आपको कुछ चीज़ें आप तभी लिंक कर पाओगे इनको
जब आपने पहले वाला पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल चीजें आई है जो कि आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जैसे कि पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स, डिटेल्स ऑफ केएमपी ऑथराइज फॉर मटेरियलिटी पॉलिसीज, एनुअल रिटर्न, ये तो पहले भी करते थे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 1000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए है, अभी हमने पढ़ा था। स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन ये भी हम पढ़ चुके। इवेंट डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज, कुछ इवेंट जो डिस्क्लोज करने होते हैं वो भी आपको वेबसाइट पर डिस्क्लोज करने। सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, ये भी आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये मैं आपको रेगुलेशन 46 वेबसाइट डिस्क्लोजर में कुछ चीजें और भी है आपकी। सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इस सब्सिडरी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल अपलोडेड 21 डेज प्रायर टू एजीएम फॉर टू कंसीडर सच अकाउंट्स। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन ऐड हुआ है? इन केस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस एज पर फॉरेन लॉ, द रिक्वायरमेंट शैल बी मेट इफ सीएफएस ऑफ सच सब्सिडरी इज प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, if such financials are in a language other than English, a translated copy of financial statement in English shall be placed on website. Okay, done. ये इसमें प्रोविजन ऐड हुआ है। रेगुलेशन 46 आपकी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। सर्टेन डिस्क्लोजर आर डन अवे विद, यानी कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी गई है, कुछ चीज़ें अभी भी है। नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये अब डिलीटेड हो चुका है, इसकी आपको नीड नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना है। फिर फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी डिस्कस्ड, फाइनेंशियल रिजल्ट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन डेविएशन ये डिलीट हो चुका है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर नोटिस ये आपको देना पड़ेगा, जैसे कि अब ईजीएम वगैरह का नोटिस होता है वो आपको देना पड़ेगा न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में। अब कुछ चेंजेस आया शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 2 के पार्ट सी ऑफ रोल ऑफ ऑडिट कमेटी टू कंसीडर एंड कमेंट ऑन द रेशनल cost benefits and the impact of scheme involving merger demerger amalgamation etc on the listed entity and its shareholder। ठीक है, पार्ट डी रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बताया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट की कमेटी का रोल क्या है, वो आपको बता चुके ऑलरेडी। चलो, आउटकम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज टू द एक्सचेंज विद इन 30 मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड टू कंसिडर फॉलोइंग। ये पहले भी थी चीज़ कि आपकी जो भी बोर्ड मीटिंग का आपका रिजल्ट हो विद इन 30 मिनट्स आपको लिस्ट आपकी स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। नया प्रोविजन क्या ऐड हुआ है इसमें? इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड फॉर मोर देन 1 डे, फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी डिस्क्लोज विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम एंड ऑफ मीटिंग फ्रॉम दैट डे ऑन विच इट हैज बीन कंसिडर्ड। ठीक है, चलो डन। शेड्यूल 3 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग resolution plan restructuring in relation to loans borrowing from bank financial institution including the following details: decision to initiate resolution of loans borrowing, signing of inter-creditors agreement ICA by lenders, finalization of resolution plan, implementation of resolution plan, salient feature not involving commercial secret of the resolution restructuring plan as decided by lenders। ठीक है, ये मेनली आपकी यही अमेंडमेंट्स है, ये शेड्यूल 3 का ही आपका पार्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। ठीक है ना, आप ये सोच रहे हो कि ये अलग से क्या बता रहा हूँ मैं, मेनली ये है आपकी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका सही से। कुछ चीज़ें शायद आपको लगाओ कि जल्दी करके बताई गई है, फिर वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया। मेनली आपको क्या है कि अभी आप देखोगे अमेंडमेंट क्या ही है, बाकी आपको पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है आपको अभी एग्जैक्टली बताना। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट आपका एलओडीआर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, एक एक रेगुलेशन बहुत अच्छे से। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।